अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसके जो दो पार्ट्स थे वो इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व किए थे। आज हम क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसके दो पार्ट्स हैं। कल हमने इन दोनों पार्ट्स को इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया था, आज क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो दो मेथड होते हैं इनके जो आंसर होते हैं वो सेम आते हैं। मतलब जैसे कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स में एक्स और वाई की जब वैल्यू मालूम करते हैं तो हमें इन दो मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो इन्वर्जन मेथड होता है, क्रैमर्स रूल होता है। इन दोनों के ज़रिए हम एक्स और वाई की जो होती है वैल्यू मालूम करते हैं, सही है। और जैसे इसमें सबसे पहले और दूसरी बात, जैसे हम जब भी क्रैमर्स रूल की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो अरेंज है या नहीं, ठीक है। जैसे जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं, मतलब क्रैमर्स रूल में जो इक्वेशंस होती है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होने चाहिए और जो हमारी कंस्टेंट होता है वो हमेशा राइट साइड पर होने चाहिए। और ये इक्वेशन सही है, ठीक है। अरेंज ऐसे ही है कि हमारा जो वेरिएबल है वो लेफ़्ट साइड पे और जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे है, ठीक है। और उसमें जो है और इनकी जो तरतीब होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए जैसे एक्स वाई और एक्स वाई। अब जैसे 4 पे -4 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पे एक्स भी लगा सकते हैं, सही है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हमारे कोएफिशिएंट होंगे, जैसे जिस नंबर के साथ वेरिएबल ना हो उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं और जिसके साथ वेरिएबल हो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। अब इन कोएफिशिएंट को हम अलग कर देंगे और जो हमारे पास मतलब लेफ़्ट साइड पे जो कोएफिशिएंट होंगे उनको अलग लिख देंगे, वेरिएबल को अलग, ठीक है। और जो मतलब हमारे पास वो होंगे कांस्टेंट उनको इक्वल टू के वैसे ही अलग है तो इक्वल टू के उनको वैसे ही लिख देंगे, सही है। 2 -4 3। अब जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं तो 1 सपोज कर लेते हैं, सही है। एक्स वाई दो ही वेरिएबल है हमारे पास सिर्फ, और इज इक्वल टू 14 और फिर 28, सही है। अब जैसे इनको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं, सही है। अब जैसे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने का क्या मतलब फार्मूला होता है। जैसे एक्स का फार्मूला होता है कि एक्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और y का क्या फॉर्मूला होता है, y का होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है। अब जैसे दोनों में डिटर्मिनेंट आ रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, सही है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हम डिटर्मिनेंट बहुत दफ़ा निकाल चुके हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 2 1 और यहाँ पे माइनस की साइन 3 और फिर -4, सही है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 = 2, माइनस होता है प्लस, 4 3 = 12, सही है। और अब जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ जाएगा 14। तो हमारे पास जो आंसर आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वो आया है 14। अगर यहाँ पे 0 आ जाता, ठीक है, सपोज करेंगे यहाँ पे 0 आ जाता तो यहाँ पे जो है उसका आगे जो है आंसर नहीं हो पाता।
ठीक है, मतलब इसका जो आंसर है मतलब x की जो वैल्यू है वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 0, ठीक है, और ऊपर कोई भी नंबर होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारा जो 0 होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में चले, ठीक है। और जैसे अगर जैसे न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो लेकिन डिनोमिनेटर में 0 हो तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर ऊपर को 0 है, ठीक है, और नीचे 4 है, तो इसका तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 आएगा, लेकिन अगर जैसे 4 ऊपर और 0 नीचे रहे तो हमारा जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे इसका आंसर निकालेंगे तो उसमें भी मैथ एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और जैसे ये इन्फिनिटी क्यों आया, इन्फिनिटी इसलिए आया क्योंकि इतना छोटा नंबर है कि जो है कैलकुलेटर वो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसके लिए यहाँ पे जो है इन्फिनिटी आया और ये मैथ एरर होता है आपके कैलकुलेटर में अगर आप इसको सॉल्व करो तो, ठीक है। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर में 0 हो और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो तो जो है कोई भी कैलकुलेटर इसको सॉल्व नहीं मतलब एरर ले आएगा, ठीक है, आपका जो आंसर है वो एरर हो जाएगा, ठीक है, मैथ एरर होगा। अगर जैसे डिनोमिनेटर में 0, न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो फिर ये सॉल्व कर सकते हो और आंसर 0 आएगा, सही है, मैथ एरर नहीं होगा। अब यहाँ पे 14 आया तो ये जो और अगर, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ गए तो ये जो सवाल है आगे सॉल्व नहीं होगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, सही है। अभी 14 हमने निकाल लिया, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है, ठीक है। अब जैसे ax का जो है वो क्या, जैसे ax का मैट्रिक्स क्या बनेगा, जैसे x के साथ कौन सा कोफिशिएंट लिखा था, x के साथ 2 और -4 लिखा था। अब इस 2 और -4 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इनकी जगह मतलब इनको हटा देंगे, इनको नहीं लिखेंगे, इनको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम 14 और 28 लिख देंगे, 14 और 28, और यहाँ पे जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, सही है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं ax, ठीक है, और यहाँ पे 14, 28, 3 और 1, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 28 और फिर 3, अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 ही आ जाएगा, माइनस की साइन, 28 3 से 84 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 84, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 70, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ax। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ay भी निकाल लेते हैं और फिर इनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, सही है। अब जैसे यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ay निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो हमें ay का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो ay का मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे a के साथ कौन सा कोएफिशिएंट था, a के साथ था 3 और 1, ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे क्या, इसकी जगह हम 14 और 28 लिख देंगे और ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 -4 और यहाँ पे 14 और 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है तो ऐसे लिख देते हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 28, ठीक है, माइनस की साइन 14 और फिर माइनस का 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ay इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इन दोनों को करेंगे तो 56 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 56 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 112 आ जाएगा और ये
सही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी निकल गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी निकल गया। अब हम एक्स की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो एक्स का क्या फॉर्मूला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास -70 था और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 14 था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इज इक्वल टू ए एक्स था -70, ठीक है, और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए था वो था 14। ये जैसे कैंसिल हो सकते हैं तो हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा 14 1 ज़ा 14, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। 14 1 ज़ा 14 और 14 5 ज़ा 70। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो -5 आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन थी। सही है, आपकी बुक में +5 लिखा हुआ है लेकिन माइनस का 5 आएगा, ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक है। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का क्या फॉर्मूला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, 14, ठीक है, और ए वाई हमारे पास क्या था, 112। तो ये भी कैंसिल हो सकते हैं 14 के टेबल से। तो क्या आएगा 14 1 ज़ा 14 और 14 8 ज़ा 112। तो ये हमने निकाल ली y की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बना है वो क्या बना है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो है -5, ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो है हमारे पास 8, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ y इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट बन गया। सही है, तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया। अब हम इसका दूसरा कर लेते हैं पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, ठीक है। अगर आपके जो वेरिएबल है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं तो फिर आपको उनको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे और जो कांस्टेंट है राइट साइड पे, तो ये तो ठीक है, ठीक है। अब देखना है कि ये जो है ये अरेंज है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे जो है एक्स वाई और यहाँ पे वाई एक्स आ रहा है, तो ये अरेंज नहीं है, हमें सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये कैसे होती है कि 2x -4y इज इक्वल टू -12, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y, क्योंकि जो x है वो y से पहले आता है, ठीक है। ठीक है, तो जो x होगा मतलब x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, जो x होगा वो पहले लिखेंगे y और उसके कोएफिशिएंट से। सही है, यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब क्या हो गई, ये जो इक्वेशन है ये अरेंज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वेरिएबल को और जो हमारा वो है कोएफिशिएंट उसको अलग अलग कर देंगे और कांस्टेंट तो वैसे ही अलग है, ठीक है। तो इसको हम a का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है 2 3 माइनस का 4 2। और जैसे यहाँ पे जो है कोई साइन नहीं थी, प्लस हम जैसे यहाँ कोई साइन नहीं होगी तो प्लस होगा, इसके लिए यहाँ पे प्लस की साइन लगाइए। सही है, -4 x इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, और b इज इक्वल टू 12 माइनस का और 0। सही है, इसको हमने a का नाम दे दिया, इसको x और इसको b का। तो x का क्या हमारे पास फॉर्मूला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ax और डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y का हमारे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ay और डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं a का। टू 3 -4 और 2 a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सही है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 ज़ा 12 हो जाएगा। सही है, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16।
ठीक है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अब x के साथ कौन सा कोफिशिएंट था? x के साथ था 2 और 3, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे -12 और 0, -12 और 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा -4 और 2। और ये अभी हमने इसका मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। -12, 0, -4 और 2। अब जैसे यहाँ पे 12 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा, माइनस प्लस हो तो 4 0 तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ x निकलेगा हमारे पास 24 माइनस का, सही है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ x है वो निकलेगा -24, सही है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ay निकाल लेते हैं। तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? मतलब y के साथ जो है कौन सा कोफिशिएंट था? y के साथ था हमारे पास -4 और 2, तो इसको रिमूव करके -12 और 0 लग देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर -12 और 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, -12 और 3, ठीक है। और फिर इसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? 12 2 0 0 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है, 2 3 30, सॉरी 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 ही आ जाएगा, सही है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ay निकल गया 36। अब हम क्या करते हैं? x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं और y की। तो x का फॉर्मूला था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ax और डिटर्मिनेंट ऑफ a, सही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax हमारे पास क्या निकला है? वो निकला है हमारे पास -24 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 16, -24 और ये निकला है 16। जैसे यहाँ पे ये जो है ये कैंसिल हो सकता है 4 के टेबल से, 4 4 16 और 4 6 जो होता है 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6/4, ठीक है, माइनस का। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 1 4 हो जाएगा, सॉरी 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 3/2, ठीक है। इससे ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो सकते। अब क्या करते हैं? अब मतलब हम y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो y का फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ ay और डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट जो ay था वो हमारे पास 36 था और डिटर्मिनेंट ऑफ 16, मतलब a जो है वो 16 था। तो अब ये भी कैंसिल हो सकते हैं, 4 के टेबल से 4 4 क्या होता है? 16 होता है और 4 9 36 होता है, ठीक है। और ये अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो 9/4 है, सही है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट निकला है वो बना है x हमारे पास क्या है? x हमारे पास है 3/2, ठीक है, और y हमारे पास है 9/4, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन सेट। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया बाय क्रैमर्स रूल। तो उम्मीद है कि आपको ये क्रैमर्स रूल समझ आएगा, ठीक है। तो इस रूल में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे जो सवाल में है जो लेफ़्ट साइड पे वो हमारा वेरिएबल होनी चाहिए, राइट साइड पे कोएफिशिएंट होनी चाहिए।
और ये जो इक्वेशन हमारी अरेंज है कि नहीं, कि पहले x की मतलब x आएगा फिर उसके बाद y आएगा, ठीक है। तो इसमें y पहले था फिर x था, तो ये अरेंज नहीं थी, तो हमने इसको अरेंज किया, सही है। और अगर जैसे हमारे जो कोफिशिएंट होते हैं वो लेफ़्ट मतलब वेरिएबल होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे नहीं होते, तो हमें उनको भी लेफ़्ट साइड पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी जो इक्वेशन होगी उसको अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद हमें जो है आंसर सॉल्व करना पड़ता है, सही है। और अगर जैसे हमारा इसमें डिटर्मिनेंट जो भी है a है b है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ जो a है, ठीक है, इस सवाल में डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो अगर 0 आ जाता है तो हमारा जो सवाल है वो आगे सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो है 0 वो डिनोमिनेटर में आता है, और डिनोमिनेटर में अगर 0 और ऊपर कोई भी न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो तो हमारा जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू होती है कि कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसके लिए मैथ एरर होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सवाल। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट समझ आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। और आज हमारी जो ये एक्सरसाइज है 19.2 ये कंप्लीट हो गई, और आज हमारे ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है, और आज का जो क्वेश्चन था वो भी और एक्सरसाइज भी, सही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट 19 की एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था बाय क्रैमर्स रूल। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 इन्वर्जन मेथड के ज़रिए किया था, आज क्रैमर्स रूल के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो है हम सिर्फ 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी मैट्रिक्स में एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी होती है। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। और जैसे अगर हमारा जिस सवाल में सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को हमें सेट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है कि हमारी जो वेरिएबल है उसकी जो वेरिएबल हो वो लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए और जो कांस्टेंट हो वो राइट साइड पे होनी चाहिए, जब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जो इक्वेशन होती है वो गलत हो जाती है। और हमारा जो एक्स वाई है मतलब जो इक्वेशन है वो सेट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्स आ रहा है। जैसे हमारे सेकंड पार्ट में था तो हमने इसको अरेंज किया था कि एक्स वाई था तो यहाँ पे भी एक्स वाई ही आएगा, ठीक है। तो ये था इस मतलब जो सवाल थे। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट समझ आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के, और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।